जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश जनजातीय बहुलता वाला प्रदेश है। और अगर हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो देश की कुल जनसंख्या का कुल जो एसटी जनसंख्या उसका लगभग 21.10%, जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या उसमें 21.10% एसटी जनसंख्या है। और स्वाभाविक है कि देश का लगभग 19.9% जो एसटी है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील है। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग 39.8% जो है भील जनजातियों का प्रतिशत है। और दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड जनजाति है, जो लगभग 33.2%। स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में अगर हम जनजातियों के अगर आप भौगोलिक वितरण की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का ये मैंने हाथ से डायग्राम बनाया है। इसमें अगर अपन देखें तो बेसिकली ये झाबुआ वाला क्षेत्र है। झाबुआ नीचे सामान्यतः ये अलीराजपुर है और इसके नीचे ये वाला जो बेल्ट है आप लोग सब जानते हैं बड़वानी है। और बड़वानी के ऊपर ही यहाँ पर लगा हुआ है ये धार है और धार के साथ ही लगा हुआ इंदौर है और यहाँ पर लगा हुआ रतलाम है और रतलाम के ऊपर लगा हुआ ये मंदसौर है। मंदसौर के ऊपर लगा हुआ नीमच। मध्य प्रदेश के अगर हम पश्चिमी भाग की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है उस मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक मात्रा में भील जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में भील जनजाति है। और भील जनजाति का अगर आप संख्या की बात करेंगे तो संख्या में धार जिले में भील जनजाति की सर्वाधिक संख्या है। और वहीं अगर अपन प्रतिशत की बात करें तो लगभग 89% जो भील जनसंख्या का प्रतिशत है वो अलीराजपुर में है। इस तरह प्रतिशत की दृष्टि से अलीराजपुर का प्रथम स्थान है और फिर झाबुआ का दूसरा स्थान है, फिर बड़वानी का तीसरा स्थान है। पर संख्या में सामान्यतः धार का प्रमुख स्थान है, पहला स्थान है। ये पूरा क्षेत्र अगर हम देखें बड़वानी से लगा हुआ ये खरगोन है। पूरे इस बेल्ट में जो जनजाति पाई जाती है भील जनजाति पाई जाती है। और हम अच्छे से जानते हैं कि ये भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और भील जनजाति के साथ दूसरे नंबर पर जो जनजाति है गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति और अदर जनजातियों के केंद्रीकरण की बात करें तो पूर्व में जनजातियों का केंद्रीकरण अधिक है, पश्चिम में जनजातीय संख्या अधिक है और भील जनजाति है। गोंड जनजाति की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ये बालाघाट है और बालाघाट के साथ ही ऊपर ये मंडला है। बालाघाट मंडला लगा हुआ है, मंडला के साथ ही डिंडोरी है और डिंडोरी के मंडला के ऊपर ही जो है भाई जबलपुर है। और जबलपुर के साथ इधर अगर हम आ जाते हैं तो ये बालाघाट से लगा हुआ इधर सिवनी है। और सिवनी के साथ ही अगर हम ऊपर की बात करें तो नरसिंहपुर है और नरसिंहपुर के साथ इधर रायसेन है। इधर हम सागर की बात करते हैं, ये सामान्यतः जो है भाई सागर है, ये दमोह है। स्वाभाविक है कि नर्मदा की अगर हम बात करें तो ये पूरा जो है वह नर्मदा नदी के अगर हम किनारे की बात करते हैं तो नर्मदा नदी वाला जो पूरा क्षेत्र है इसमें गोंड जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। गोंड जनजाति जो है भाई बेसिकली ये अगर हम गोंड जनजाति की बात करते हैं तो ये बेसिकली भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। 33.2% के आसपास इसका प्रतिशत है और स्वाभाविक है इसका पूरा केंद्रीकरण है। और मंडला में इसका केंद्रीकरण काफ़ी है और बालाघाट में इसका केंद्रीकरण है। जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन वाला पूरा बेल्ट नर्मदा के आसपास के पूरे क्षेत्र में ये बहुत अधिक मात्रा में गोंड जनजाति पाई जाती है। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी जनजाति है वो बेसिकली आप अगर यहाँ पर देखें तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये शहडोल है
और शहडोल के नीचे यहाँ पर ये अनूपपुर है, ये शहडोल अनूपपुर। और इसके साथ साथ ऊपर अगर अपन देखें तो ये सीधी है, और सीधी के साथ ही लगा हुआ ये सिंगरौली है। और सिंगरौली के ऊपर ही अगर हम बात करते हैं, चूंकि 2011 में रीवा का मऊगंज जो है वह नहीं बना था, इसलिए अगर हम सीधे बात करें तो ये रीवा है, और रीवा के साथ ही लगा हुआ ये सतना है। अब रीवा का ये वाला क्षेत्रीय मऊगंज है, दक्षिण पूर्वी वाला भाग है, और सतना का नीचे वाला क्षेत्र अब नया जिला बन गया मेयर। तो स्वाभाविक है सतना, यहाँ पर कोल जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अगर जनजाति की हम बात करें तो कोल जनजाति है। ये कोल जनजाति पाई जाती है सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, पूरा बेल्ट है। अभी एक एक जनजाति को मैं पूरा बनाने के बाद फिर डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 43 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, उपजातियों सहित। तो इनका कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। और अब क्या है, एमपीपीएससी में 10वीं यूनिट भी अलग से जोड़ दी गई है, इसलिए इन जनजातियों का कल्चर थोड़ा सा डीप में जाकर के पढ़ना होगा। और यही कारण है कि इस बार के पेपर में भी देखा होगा कि इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं, जनजातियों से 10-12 प्रश्न तकरीबन आए हैं। तो स्वाभाविक है कि इनको बहुत अच्छे से, तो अभी इनका पहले भौगोलिक वितरण आपको बता दूं, उसके बाद फिर मैं एक एक में डिटेल में जाकर के आपसे चर्चा करूंगा उनकी उपजातियों सहित। तो ये कोल जनजाति का पूरा बेल्ट है। और इसके साथ लगा हुआ जो क्षेत्र है, ये सतना के दरी अगर हम आ जाए तो ये लगा हुआ है सामान्यतः पन्ना है, फिर लगा हुआ ये छतरपुर है, छतरपुर के साथ लगा हुआ टीकमगढ़ है, और टीकमगढ़ के साथ लगा हुआ ये निवाड़ी है, निवाड़ी, ये वाला पूरा क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र को हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। और स्वाभाविक है कि इस वाले जो क्षेत्र है उसमें सौर जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है, सौर जनजाति पाई जाती है इस वाले बेल्ट में, बुंदेलखंड वाले बेल्ट में। और इसके साथ साथ सबसे कम जो जनजातीय केंद्रीकरण है वो उत्तर पश्चिमी वाले भाग में है। जैसे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत 89% अलीराजपुर में, जबकि मध्य प्रदेश के अगर हम सबसे कम जनजातीय प्रतिशत की बात करते हैं तो वो भिंड में है, ठीक ना। लगभग 0.46% जो जनजाति है 6131 जनसंख्या में, वो सामान्यतः भिंड में पाई जाती है। सबसे कम जनजातीय केंद्रीकरण भिंड, मुरैना, दतिया वाले बेल्ट में, ठीक ना। भिंड हुआ, भिंड के साथ साथ लगा हुआ ये मुरैना है, यहाँ भी लगभग 0.9% है। और इसी के नीचे इधर लगा हुआ है बुंदेलखंड वाले बेल्ट में दतिया है, यहाँ पर 1.9% है। और इसके साथ साथ जो है भाई, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा चलते हैं पश्चिम की तरफ तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ग्वालियर है, और ग्वालियर के साथ ये श्योपुर है, श्योपुर, और श्योपुर के नीचे लगा हुआ ये शिवपुरी है, शिवपुरी। और यहाँ पर ग्वालियर चंबल संभाग में इस वाले बेल्ट में एक और महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति। तो यहाँ पर आप देखेंगे सहरिया जनजाति का पूरा केंद्रीकरण मिलता है, विशेष करके ग्वालियर और श्योपुर और शिवपुरी के क्षेत्र में मिलता है, और विशेषकर केंद्रीकरण शिवपुर वाले बेल्ट में है। इस पर भी अभी डिटेल में चर्चा आगे अपन करेंगे। तो यहाँ सहरिया जनजाति पाई जाती है। ये वाला जो बेल्ट है, इसको जो आप देख रहे हैं, ये वाला बेल्ट, ये जनजातियों की दृष्टि से यहाँ केंद्रीकरण सामान्यतः कैसा है, कम। यहीं पर ही अगर हम देखें, बेसिकली यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो इस वाला जो पूरा क्षेत्र है, इस वाले बेल्ट में यहाँ अगर हम सिवनी के आसपास आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं सिवनी के आसपास आकर के ये जो पूरा बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है, ये बेल्ट सिवनी के साथ ही लगा हुआ छिंदवाड़ा है। सिवनी के साथ लगा हुआ जिला कौन सा है, इधर छिंदवाड़ा है। और छिंदवाड़ा के साथ ही अब सामान्यतः जो है भाई एक और नया जिला यहाँ पर बन गया है, परंतु अपन अगर जनजातियों के वितरण की बात करते हैं तो अभी इसके आंकड़े अब अगली जनगणना में आएंगे। तो अभी तो केवल अपन छिंदवाड़ा की बात करते हैं। तो बेसिकली छिंदवाड़ा है, और छिंदवाड़ा में महत्वपूर्ण क्षेत्र है पातालकोट, पातालकोट वाला बेल्ट है ये। और पातालकोट वाला बेल्ट है, यहाँ पर भारिया जनजाति पाई जाती है। ये बगल में बैतूल है, बैतूल लगा हुआ है, बैतूल छिंदवाड़ा।
इस पूरे बेल्ट में ऊपर तक की अगर अपन बात करेंगे नरसिंहपुर तक, और इधर इसके ऊपर अगर अपन बात करते हैं तो ये है नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम, इस वाले पूरे बेल्ट में जो जनजाति पाई जाती है वो बेसिकली जो जनजाति है वो कौन सी है, वो सामान्यतः भारिया जनजाति पाई जाती है। ये भारिया जनजाति का पूरा बेल्ट है। और आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां अर्थात आपके श्योपुर और ग्वालियर वाले क्षेत्र में सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति, और दूसरे नंबर पर आपके जो बालाघाट वाला बेल्ट है, मंडला वाला, पूरा इस बेल्ट में बेगा जनजाति पाई जाती है। ये बेगा जनजाति का पूरा बेल्ट है, ये बेगा जनजाति का क्षेत्र है, बेगा जनजाति का क्षेत्र है, बेगा जनजाति पाई जाती है। तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर सबसे पिछड़ी हुई जनजाति भारिया जनजाति है, छिंदवाड़ा वाली। और तीसरे नंबर पर सबसे जो बैकवर्ड भारत की अति पिछड़ी जनजातियां हैं उनमें मध्य प्रदेश की ये 3 जनजातियां सम्मिलित हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है बेसिकली, ये वाला क्षेत्र सामान्यतः क्षेत्र काय का है, ये वाला जो क्षेत्र है वो सामान्यतः ये वाला जो क्षेत्र है वो बेगा का क्षेत्र है। ये वाला आप देख रहे हैं, ये बेगा जनजाति का क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ बेगा है। यहीं पर ही डिंडोरी अगर अपन देखें, डिंडोरी, तो डिंडोरी सर्वाधिक जनजातीय संख्या अगर यहाँ पर हम झाबुआ, लीलाजपुर, बड़वानी की बात करें तो डिंडोरी का प्रसिद्ध है। और स्वाभाविक है कि डिंडोरी में कनवार जनजाति, और ये जो कनवार जनजाति है जहाँ तक सामान्यतः इसकी संख्या की बात की जाती है तो ये मध्य प्रदेश की संभवतः सबसे छोटी जनजाति के रूप में शुमार है, ठीक है ना, सबसे छोटी जनजाति है ये मध्य प्रदेश की कनवार। तो ये डिंडोरी में पाई जाती है। शहडोल वाला जो पूरा बेल्ट है, इस वाले बेल्ट में पनिका जनजाति, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पनिका जनजाति का क्षेत्र है। पनिका जनजाति इस वाले पूरे बेल्ट में है। यहाँ पर पूरा भारिया जनजाति है। बैतूल से लेकर के अगर हम ऊपर नर्मदापुरम से लेकर खंडवा तक की बात करें, ये सामान्यतः खंडवा है। और ये नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये बुरहानपुर है। इस वाले बेल्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले बेल्ट में जो जनजाति है वो बेसिकली कोरकू जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर कोरकू जनजाति पाई जाती है ना, राजकोरकू, पुथरिया कोरकू। गोंडों के भी मुख्य रूप से 2 वर्ग हैं, राजगोंड, दुर्गोंड, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है कि ये वाला जो बेल्ट है ये कोरकू जनजाति पूरा ऊपर तक का बेल्ट अगर आप देखें लगा हुआ भोपाल तक का। और भोपाल की अगर अपन बात करते हैं तो भोपाल और विदिशा वाला जो पूरा क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में पारधी जनजाति पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति है, पारधी जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पारधी जनजाति है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अगर अपन जिलों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पश्चिम में अगर आप पूरा देखेंगे तो पूरा भील जनजाति है। और अगर मध्य में अगर आप आते हैं तो कोरकू जनजाति है, भारिया जनजाति है, पारधी जनजाति है, गोंड जनजाति शुरू हो जाती है। और यहाँ से पूरे पश्चिम तरफ अगर अपन चलते हैं तो भारिया के साथ साथ फिर बेगा, इनकी उपजातियां, गोंडों की उपजातियां, फिर पनिका जनजाति, कोल जनजाति, सौर जनजाति, मुरैना में सामान्यतः कंजड़ जनजाति है, बंजारा जिसको अपन कहते हैं, घुमत्तू जनजाति है। अब आपके सिलेबस में जुड़ गया, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं उसको बहुत डिटेल में। तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में अगर जनजातियों की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरे क्षेत्र हैं, ये पूरे क्षेत्र में सामान्यतः मध्य प्रदेश जनजातीय संस्कृति की दृष्टि से भारत का विविधता लिए हुए समृद्ध प्रदेश है। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं सामान्यतः भील जनजाति, और देखिए भील जनजाति के बारे में आप जानते ही हैं कि भील का जो शब्द बेसिकली है वो तमिल भाषा के शब्द सामान्यतः बिलुबर से बना है। और इसका अर्थ होता है सामान्यतः धनुष बाण, अर्थात वे लोग जो तीर कमान चलाने में प्रवीण होते हैं उनको सामान्यतः हम बोलते हैं भील। इनके देवता राजा पांथा हैं, ठीक है ना। इनके जो देवता हैं वो सामान्यतः कौन से हैं, राजा पांथा हैं। राजा पांथा के साथ साथ जो भील लोग हैं वो सामान्यतः हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। और जानवर में ये लोग सर्प और घोड़े की भी पूजा करते हैं, सर्प और घोड़े की भी पूजा करते हैं। भीलों की अगर हम बात करते हैं तो इनकी अगर हम प्रमुख उपजातियों की अगर बात करें तो इनकी उपजातियों में सामान्यतः भिलाला, बेसिकली ये अपनी उत्पत्ति
जो है महाराणा प्रताप से मानते हैं तो बिलाला है, बिलाला के साथ ही सामान्यतः बरेला है, बरेला के साथ ही रथियाश, और इसके साथ साथ सामान्यतः बेगाश, ठीक है ना। बिलाला, बरेला, रथियास, बेगास, ये सब सामान्यतः जो है भीलों की उपजातियां हैं, सब ट्राइब्स हैं ये, और इन सब का अपना अलग अलग महत्व है। ये भी चर्चा मैं आपसे करूंगा जब कभी डिटेल में आपसे चर्चा होगी। स्वाभाविक है कि जो भील जनजाति है वो भील जनजाति, अब इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी अभी ये मध्य प्रदेश में पिछड़ी हुई जनजाति है। स्वाभाविक है आर्थिक दृष्टि से कमजोर जनजाति है, लेकिन धीरे धीरे करके अब ये लोग मजदूरी की तरफ बढ़ रहे हैं कृषि के साथ साथ। तो स्वाभाविक है कि भील जनजातियों की अगर हम बात करते हैं तो इनका महत्वपूर्ण उत्सव हाट बाजार या उत्सव भगोरिया काफी फेमस है। भगोरिया जो कि 7 दिन का है, ये हाट बाजार मेला, और ये विश्व विख्यात मेला है, लेकिन ये 3 दिन इसमें प्रमुख होते हैं, जिनका पहला दिन होता है सामान्यतः गुलालिया, और दूसरा दिन होता है भगोरिया, बंगेरा देव की पूजा करते हैं ये, और इनका तीसरा जो होता है वो सामान्यतः होता है उजाड़िया, उजाड़िया। तो स्वाभाविक है कि इनका एक एक दिन का अपना महत्व है, और इनके एक एक दिन के अपने महत्व की पूरी एक बड़ी इनकी सामान्यता जो है सांस्कृतिक कहानी है। तो स्वाभाविक है कि भील हुआ, ऐसे ही सारी चीजें गोंड की हैं, कोल की, कोर को, आज भी अगर हम देखें तो जनजातीय समुदाय जिसको हम कहते हैं कि सरल समाज है और सभ्य समाज से कोसों दूर है, लेकिन जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो आपको मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो जनजातीय समुदाय ये कई क्षेत्रों में आज सभ्य समाज से भी, अगर अपनी सांस्कृतिक परंपराएं इन धरोहर की बात करें तो कई जगह सभ्य समाज से भी श्रेष्ठ है, ठीक है ना। देखिए जैसे दापा प्रथा इसमें थी, बधू धन, जैसे आपके यहाँ सामान्यतः दहेज चलता है, और दहेज लड़के वाला लड़की भी लेता है और लड़की के साथ साथ सामान्यतः दहेज भी लेता है, लेकिन जनजातियों में, मध्य प्रदेश की बहुत सारी जनजातियों में, कुछ को छोड़ दिया जाए तो इनमें बधू धन का प्रचलन है। ये बधू धन जिसको यहाँ दापा प्रथा कहा जाता है, भीलों में बहुत जबरदस्त प्रचलन था, लेकिन अब सामान्यतः जो है भाई कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के बाद अब ये जो दापा प्रथा उस पर काफी हद तक इन्होंने नियंत्रण कर लिया, और आज इनमें दापा प्रथा बहुत कम मात्रा में है। लेकिन आप देखिए कि सभ्य समाज में दहेज ज्यादा है, और वधू धन का मतलब होता है कि इनके यहाँ जो वर पक्ष है वो वर पक्ष, जो सामान्यतः कन्या पक्ष है, उस कन्या पक्ष को यहाँ पर धन देता है, और ये धन की प्रथा बहुत ज्यादा थी जिसे दापा प्रथा कहते हैं, लेकिन अब ये काफी कम हो गई। और आज हालांकि ये धन का मतलब धन ही नहीं है, यहाँ ये जो है वो वधू धन का मतलब है कि वधू की सुरक्षा की गारंटी पूरे समाज के सामने वर पक्ष एक घास का तिनका भी तोड़ करके और जो कन्या पक्ष है उसको प्रदान करता है। इसका मतलब वो इस बात की गारंटी देता है कि ये जो सामान्यतः वधू है ये हमारे परिवार में जो रहेगी वो आपके परिवार की तरह ही सुरक्षित रहेगी और बच्ची की तरह रहेगी। तो स्वाभाविक है कि इनके यहाँ वधू धन का जो प्रचलन है, हमारे यहाँ दहेज प्रथा देखिए, बच्ची भी लड़की भी लेते हैं और साथ में पैसा भी लेते हैं। बताइए कहां से कह सकते हैं कि ये सभ्य समाज है। लेकिन इनमें जो वधू धन का प्रचलन था वो भी आप देखिए कि काफी हद तक अब वो दापा प्रथा भी काफी हद तक अब बहुत कम हो गई। इसलिए जब आप पूरा मेरे से अगर ये जनजातीय संस्कृति पढ़ेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीजें इसमें मिलेंगी जो शायद आपको किसी भी किताब या कहीं किसी नोट्स में नहीं है। और ये मेरा 27 साल का अनुभव है, चाहे एमपी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, और चाहे जो है भाई इकोनॉमिक्स हो। बच्चे को यहाँ एमपी से लेकर के यूपीएससी तक कभी कोई दिक्कत नहीं आती, और एमपी तो आप ही के सिलेबस में है, और अब एमपी मेंस में भी काफी जुड़ गया है। बहुत शानदार तरीके से आप जब एमपी पढ़ते हैं मेरे साथ क्लास में याद हो जाती है। इतना मैं सारी चीजें बताता हूँ कि आपके एमपी में मुख्य परीक्षा की जो शब्द जो संख्या है वो बहुत सीमित है, मैक्सिमम 200 है,
और इसके साथ साथ 60 शब्दों में 100 शब्दों में लिखना है, 2 लाइन में लिखना है, आप सुन के ही कम से कम उस पर 500 शब्द लिख सकते हैं, एक एक जनजाति, एक एक उसके वर्ग, एक एक उपजातियों के ऊपर। इसलिए बच्चों हमारी धरोहर है मध्य प्रदेश की, इसलिए पूरा एमपी शुरू से कैसे मध्य प्रदेश बना, सारा मध्य प्रदेश का पूरा भौगोलिक, मध्य प्रदेश का साहित्य कला सब पूरा बेटे इसमें मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ करके और बहुत अच्छे से आप एमपी का ज्ञान लीजिए, जितना मेरे पास है मैं सब बच्चों को देता हूं। धन्यवाद।